वेव ऑप्टिक्स में जब हम फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं, so whatever phenomena we see in the nature, that must be explained by wave optics, and that is the success of wave optics. If we study ray optics, then those phenomena should be explained by ray optics. That will be the successful ray optics. तो इसीलिए कोई भी थ्योरी करेक्ट है, इसके लिए ये जरूरी है कि जो हमको नेचर में दिख रहा है, जो हम लैब में करके देखते हैं, उसको हम लोग उस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सके, देन दैट थ्योरी इज करेक्ट। तो जो डिफरेंट फिनोमिना हमको दिखते हैं, उनमें एक फेमस फिनोमिना लाइट का है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। ये हमको डे टू डे लाइफ में रोज दिखते हैं। Then can we explain reflection and refraction on the basis of wave theory? So this is what is explanation. There is a wave front AB and it is propagating in this direction. The direction is perpendicular to wave front. इस डायरेक्शन में ये प्रोपिगेट होते हैं, जाते जाते जाते, and they strike a reflecting surface. This is reflecting surface. Okay. Reflecting surface में strike करेंगे, they cannot penetrate it. इसमें से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो इधर नहीं जा सकते। अब क्या होगा? तो Huygens first principle says every point of the wave front will become a secondary source of wave. तो ये जो point A है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव बन जाएगा और ये अपनी वेव्स बनानी शुरू करेगा। और वेव्स कैसी बन पाएंगी? पूरा राउंड नहीं बन सकता है, क्योंकि ये इस तरफ वेव्स नहीं जा सकती। दिस डज नॉट परमिट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये अपनी वेव्स ऐसी बनानी शुरू करेगा, लाइक दिस। ये इसके वेव फ्रंट्स बनते जाते हैं, दिस। ओके, ये टाइम बीतता जा रहा है, उसके वेव फ्रंट्स ऐसे फैलते जा रहे हैं। बी के वेव फ्रंट का क्या हाल है? बी के वेव फ्रंट ऐसा आगे जाते जा रहे हैं, इस तरह से ये इसके वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके वेव फ्रंट्स इधर बढ़ते जा रहे हैं चारों तरफ। ओके, अब यहां से जो बी से वेव फ्रंट बनते हैं, उसको पहुंचते पहुंचते सी तक पहुंचते हुए टाइम टी लग गया, टी सेकेंड उसको लगे। ओके, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इस लाइट की वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर मीडियम, लेट अस से दैट वेलोसिटी इज v1। अगर वो वेलोसिटी v1 है तो bc का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। bc इज डिस्टेंस, that is equal to velocity into time. So BC is equal to V1 into T. अब इसी मीडियम में B वेव्स बना रहा है और इसी मीडियम में A भी वेव्स बना रहा है। अगर B की वेव्स V1T डिस्टेंस तक पहुंची हैं, सिर्फ V रख लेते हैं। अगर इसकी वेव्स V into T डिस्टेंस तक पहुंची हैं, तो इसकी वेव्स भी कितनी दूर पहुंचेंगी? v इंटू टी। ओके, तो ये बना 1 2 3 4 10, ऐसा करते 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 ये यहां से बन गया दिस एंड दिस, ये आ गया v इंटू टी। इसका ये वेव का रेडियस, ये रेडियस, दिस रेडियस इज v इंटू। तो जब B का डिस्टरबेंस C पे पहुंचता है, तो A का डिस्टरबेंस ये वाला गोला है। ये हमने देखा है, पानी में पत्थर डालते हैं तो ऐसे गोल गोल बनते और वो ऐसा फैलते जाता है। तो T टाइम में ये पूरा डिस्टरबेंस है। ओके, B का डिस्टरबेंस C पर है, इसका डिस्टरबेंस इस पर है। तो जो AB वेव फ्रंट था, उसकी T टाइम के बाद कहां लोकेशन? तो इसका आंसर हाइजेंस का थर्ड प्रिंसिपल देता है।
थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है जेंट्स का कि हमको नया वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करना है, बाय कॉमन टेंजेंट। तो हमको एक कॉमन टेंजेंट बनानी है, तो यहां पर B का डिस्टरबेंस यहां है, A का डिस्टरबेंस यहां है, एंड वी मेक ए कॉमन टेंजेंट। ये यहां पर कॉमन टेंजेंट बन गई। ये जो कॉमन टेंजेंट बनती है, दिस गिव्स द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। फिर से आफ्टर टाइम t the disturbance of A is on this arc, the disturbance of B is at C, and the common tangent is given by this line, let us say this is CD। ये इसकी कॉमन टेंजेंट है। तो ये कॉमन टेंजेंट हमको क्या देगी, न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। उसके और एक सेकंड बाद वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो आंसर है कि ये दिस पॉइंट D, दिस पॉइंट, ये सब पॉइंट अपने अपने वेवलेट्स बनाएंगे। ये वेवलेट्स कैसी बनेंगी, ये वेवलेट्स, और इन वेवलेट्स की कॉमन टेंजेंट, फिर इनकी वेवलेट्स बनेंगी, इनकी कॉमन टेंजेंट, फिर इनकी कॉमन टेंजेंट, फिर इनकी कॉमन टेंजेंट। इस तरह से कॉमन टेंजेंट बना के आगे वेव फ्रंट बढ़ता चला जाएगा। सो ये जो वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, ये वेव फ्रंट यहां पर सरफेस पर ऐसे आया और ऐसे हम देखते हैं ऐसे वापस चला गया। सो दिस इज हाउ द वेव फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड। ओके, तो यहां पर इसके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आंसर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट हमने बनाया, दिस इज, यहां पर ये टेंजेंट है, टेंजेंट यहां से स्टार्ट हुई है, सेंटर और इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री ऑन दिस। इस तरह से ये 90 डिग्री बनकर, लेट अस करेक्ट इट अ लिटिल बिट। So this is right hand और this is right hand। तो ये क्या देगा, this will show the direction of propagation of wave fronts। तो ये wave front इस तरह से आगे बढ़ गए। Reflected wave fronts। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को लिख लेते हैं।
कोई भी वेव फ्रंट किस तरफ, प्लेन वेव फ्रंट किस तरफ बढ़ता है, इन डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है और ये इस पर नॉर्मल, तो इस तरफ ये आगे बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ओके, नोट कर लिया यहां तक। ओके, अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं इसमें। The angle made by striking wave front is angle of incidence. Incidence I. तो यहां पर I एंगल कहां पर बनेगा? Therefore angle BAC is equal to I. ये वेव फ्रंट जाकर, देखिए ये वाला वेव फ्रंट जाके इस सरफेस से टकराया, तो वेव फ्रंट और सरफेस इन दोनों के बीच जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेव ऑप्टिक्स में याद रखिए, रे ऑप्टिक्स में क्या होता था? द डायरेक्शन ऑफ रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं दैट दिस इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू दैट एंगल, बिकॉज नॉर्मल इस सरफेस पे नॉर्मल होता है और रे इस वेव फ्रंट पे नॉर्मल होती है। तो जो एंगल इन दोनों के बीच बनता है वही दोनों नॉर्मल के बीच बनेगा। इसलिए एक्चुअल एंगल आई ये होता है और इनके दोनों नॉर्मल जो हम लेंगे वो रे ऑप्टिक्स का आई है, इसीलिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द इंसिडेंट वेव फ्रंट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एट दैट टाइम द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड द सरफेस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से लास्ट में जब बी इससे टकराता है उस समय वेव फ्रंट कौन है? सी। दिस विल मूव फॉरवर्ड। अब ये फॉरवर्ड होने वाला है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसके लिए हमने क्या नोटेशन रखा हुआ है? आर। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल इट एफ। अच्छा, अब देखिए एंगल BAC इज इक्वल टू I, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा? DC। DC makes angle R, makes angle R with surface. This is angle of refraction, angle of reflection. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं? हमको प्रूफ करना है कि बराबर हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में ये हमने देखा है, लैब में हमने करके देखा। लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो I इज इक्वल टू R दिखता है, तो हमारे वेव ऑप्टिक्स से अगर हमने एक्सप्लेन किया है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। और इट्स ए वेरी स्मॉल ज्योमेट्री, ये आप लोग कर सकते हैं। I और R कौन कौन से ट्रायंगल में आते हैं? यस, तो दोनों एंगल पकड़ के उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो उससे I इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AFC, AFC देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू
90 डिग्री, और उसके बाद AC इज कॉमन। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जरा सोच के बताइए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए थर्ड कंडीशन कौन सी होगी? राइट एंगल तो बता दिया, एक हो गया, एक बेस हो गया। थर्ड सोचो। देखिए हमारी ये बात हुई थी, अरे तीनों चेक करो ना जी, तीनों एंगल को चेक करो और तीनों साइड्स को चेक करो। डू यू हैव एनी रीजन? एक तो हमको एक कॉमन मिल गया साइंस। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? v इंटू टी। उतनी देर में ये वाला आर्क बना है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? v। दोनों साइड्स बराबर हो। कौन सी दोनों साइड्स? एक ये इस ट्रायंगल की CB, इसकी लेंथ कितनी है? VT। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड, ये वाले आर्क कितना दूर गया है इसका डिस्टर्बेंस? VT। तो ये भी कितनी लेंथ है? VT। तो ये तीसरी चीज है। ओके, सो क्या आ जाएगा इसमें? AF इज इक्वल टू BC, और ये दोनों किसके इक्वल है? V इंटू T। ये आ गया। नाउ these two triangles are congruent। Therefore ABC is congruent AFC। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों की जो साइड VT लेंथ वाली है उसके सामने के एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। तो यहां पर ये VT है, इसके सामने कौन सा एंगल है? I। इस ट्रायंगल में ये VT है, इस VT के सामने कौन सा एंगल है? R। Therefore एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमने क्या प्रूफ किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incidence is equal to angle of reflection. So this is how we proved it with wave optics. Now we will explain the refraction on the basis of Huygens principle. There is a plane wavefront AB which is propagating in its normal direction and it strikes a transparent surface AB. AB को जब AB surface आकर, AB is the wavefront which strikes the surface AC. After this, the second medium is also a transparent medium. अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इसके अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है। ओके, इसके अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है। यहां पर जब ये पहुंचता है, हर जगह पर हम इस पर क्या लगाते आ रहे हैं? हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल से हमको मालूम है एक प्लेन वेव फ्रंट का ये नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता है, फिर इसका यहां पर ये नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता है और इस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ते जाता है। ऐसे ये वेव फ्रंट यहां तक पहुंच गया। अब उसके बाद ए ने फिर से अपनी वेवलेट बनाई। ए इज द न्यू सोर्स, बी इज द न्यू सोर्स। अब ये सब नए सोर्स हैं, सब अपना अपना नया वेव फ्रंट बनाते हैं। नया वेव फ्रंट जो बनता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? द वेव मेड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेलोसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेलोसिटी। तो but that should be in the same medium. But in case medium has changed, then velocity will change.
वो मीडियम डेंसर हो सकता है, वो मीडियम लाइटर हो सकता है। डेंसर होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, लाइटर होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। नाउ लेट अस सपोज दिस इज ए डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से होने से यहां से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि B जब इतनी बड़ी वेव बनाता है इतने इतने गैप से, तो A छोटी छोटी वेव बनाता है इतने इतने गैप से, कम गैप से। क्यों? इसकी वेलोसिटी कम। ये 1 माइक्रोसेकंड में इसकी वेव यहां पहुंचती है तो इसकी वेव सिर्फ यहां पहुंचती है। 2 माइक्रोसेकंड में इसकी वेव यहां पहुंचती है तो 2 माइक्रोसेकंड में इसकी यहां पहुंचती है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कम v2। इस तरह से यहां से B से C तक डिस्टरबेंस आया और इसको टाइम लगा t। किस वेलोसिटी से आया? v1 से। तो BC का डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? v1t। और इसके डिस्टरबेंस ऐसा चलते हुए यहां पहुंच गए, ये C पर इसके डिस्टरबेंस आ गए B के। टाइम कितना लिया? t। उतनी देर में A ने क्या किया? A ने भी अपनी वेवलेट्स बनाई और ये वेवलेट्स इसके अंदर ऐसे चल रही हैं। ये इसकी वेवलेट्स बनी। अब ये जो इसकी वेवलेट्स बनी, टाइम t हो गया। यहां से ऐसे चलते चलते टाइम t खत्म हो गया, पर इसकी वेलोसिटी कम थी। इसकी वेलोसिटी कम थी तो इसकी वेव्स नजदीक नजदीक ऐसे बनी और टाइम t खत्म होने पे ये वाला जो आर्क हमको दिख रहा है, दिस इज द फाइनल वेव फ्रंट मेड बाय A। B का डिस्टरबेंस कहां पहुंच चुका है? C पे। A का डिस्टरबेंस कहां पहुंच चुका है? इस आर्क पे। तो नया वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? थर्ड लॉ से वी विल मेक ए कॉमन टेंजेंट। ओके, तो B का डिस्टरबेंस यहां है, A का डिस्टरबेंस यहां है, एंड वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट। दिस कॉमन टेंजेंट की निशानी क्या है? ज्योमेट्रिकली टेंजेंट कैसे बनाते हैं? दैट इज एट राइट एंगल टू द रेडियस। तो यहां से अगर हम एक रेडियस बनाएं, इस तरह से बनाएं ऐसा, ताकि यहां पर ये 90 डिग्री बन जाए। दिस इज 90। इसका हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? v2 इंटू t। तो यहां पॉइंट यहां टच करे, यहां करे, यहां करे, यहां करे, हर जगह v2t है। लेकिन हमको कौन सा पॉइंट चाहिए? जो कॉमन टेंजेंट बनाता है, यानी इससे कितना? राइट एंगल। ये ओके, तो ये कॉमन टेंजेंट बन गई यहां पर। तो जब B का डिस्टरबेंस C पर आता है, ये C पर इसका डिस्टरबेंस आया और A का डिस्टरबेंस भी t टाइम के बाद यहां पर है इस आर्क पे, और ये बन गई कॉमन टेंजेंट। इसका कुछ नाम देते हैं, लेट्स कॉल इट D। तो नया वेव फ्रंट क्या बन गया? DC। अब ये वेव फ्रंट पूरी तरह से सेकंड मीडियम में है और इसका हर पॉइंट जो नई वेव निकालेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v2 वेलोसिटी से। और जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ता है, ये प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा किस डायरेक्शन में? नॉर्मल टू इटसेल्फ। नॉर्मल टू इटसेल्फ कहां है? ये रहा नॉर्मल। दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन। और इस पे 90 डिग्री बनाता हुआ, ये यहां से भी हमने 90 डिग्री बना लिया, ये आ गया नया वेव फ्रंट। This is refracted wave front in medium 2. ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, यहां से भी हम बना सकते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसमें जो सबसे पहला वेव फ्रंट कंप्लीट बना वो कौन है? DC। ओके, जो वेव फ्रंट स्ट्राइक किया आकर सरफेस को वो कौन था? AB। AB जब स्ट्राइक करता है तो ये जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल विल बी टेकन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और
जो वेव फ्रंट यहां से निकला, वेव फ्रंट यहां से सेकंड सरफेस में जो निकला, ये इस सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये यहां पर आप याद रखेंगे, इस तरह से बनेंगे। ओके, इसके बाद ये हो गया हाउ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। अब आप जब इस पर एक नजर डालते हैं, आपको एक चीज दिख रही कि ये वेव फ्रंट पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था और अब ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मुड़ गया, दिख रहा है, बेंड हो गया, मुड़ गया। यही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। सो दिस रिफ्रैक्शन इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों मुड़ गए। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ओके, ये बन गया और एडी की डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। नोट हो गया ये वाला?
Okay, so this is all written explanation. ये आपका तैयार हो गया that how to get the refraction. ये लिखने के बाद अब हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या वो हम वेव थ्योरी से प्रूफ कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या एक्सप्लेन किया कि बेंडिंग क्यों हो जाती है। तो बेंडिंग क्यों हो जाती है, आप देखिए यहाँ पर जो रेक्टेंगल बनता है, इस रेक्टेंगल में ये वाली साइड लंबी है और ये वाली साइड छोटी। क्यों है छोटी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम और ये वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए ये ऐसा बेंड हो गया यहाँ पे। अगर ये रेयर मीडियम होता तो ये वाली साइड ज्यादा लंबी होती और ये छोटी होती, ये ऐसे बेंड हो जाता उल्टी तरह। इसी से ही क्या नियम बना, इन डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इन रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इससे हमको क्लियर समझ में आता है। नाउ अब इसमें हमने लेना है स्नेल्स लॉ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें कैसे रेफर होगा। सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें क्या होगा, साइन आई किस ट्रायंगल में है और साइन आर किस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, ये परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, और BC की लेंथ किसके बराबर है, V1T। सो दिस वी कैन राइट एज V1T अपॉन hypotenuse is AC divided by sin of R is AD divided by AC, और AD किसके बराबर है, V2T divided by AC. Cancel. So T is also cancelled. What do we get? V1 upon V2. But initially we studied that what is refractive index? Velocity of light in medium 1 compared to velocity of light in medium 2. तो ये तो उसी का फॉर्मूला आ गया। So V1 upon V2, इसका हमने नाम क्या रखा हुआ है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। सो और ये क्या होता है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी इन वन मीडियम इज कांस्टेंट, velocity in the second medium is also constant. So constant upon constant is a constant. This is constant mu refractive index. तो हमने क्या प्रूफ किया, sin I upon sin R is a constant and that constant is refractive index. This is now proved by wave optics. So this is how Snell's law or laws of refraction are explained by wave optics, and before that we have done explanation of reflection. Reflection और refraction ये दोनों की explanation